चुनाव आते ही लोग जातिगत जातिगत समीकरण पर ध्यान देने लगते हैं। हर एक वोट बैंक जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। और आज ऐसे ही एक विधायक से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो कुर्मी समाज का वोट बैंक कहे जाते हैं। जांजगीर चांपा में हम हैं और हमारे साथ में है व्यास कश्यप, जो सरल और सहज है और उनका बेबाकी से जो अंदाज है वो बात करने का, वो भी बहुत अलग है लोगों से। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। आज खड़गे जी की सभा भी थी और आप कुर्मी समाज का वोट बैंक भी कहे जाते हैं। दोनों चीजें मैंने एक साथ पूछ ली। जी धन्यवाद। देखिए, वास्तव में कोई कुर्मी समाज का वोट बैंक वाला विषय नहीं है। हाँ, पर उस समाज के लिए मैं विगत कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ और उसका प्रतिफल भी मिला है जांजगीर चांपा से विधानसभा पे। और आज खड़गे जी की एक ऐतिहासिक सभा, जो हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं चांपा में, इतनी बड़ी सभा भालेराव मैदान में पहली बार हुई है। मैंने पहले भी कई आम सभा देखा है, पर उपस्थिति के मामले में एक आज का दिन चांपा के लिए ऐतिहासिक है। बहुत संघर्ष रहा आपके जीवन में भी। कई बार मैंने आपको देखा चुनाव लड़ते हुए, हालांकि 3 चुनावों में मैंने आपकी भागीदारी देखी। उस पर क्या बताएंगे? इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, चुनाव तो ऐसा है कि हम तो छात्र जीवन से ही चुनाव लड़े हैं, चाहे विद्यालय स्कूल स्तर पे हो, महाविद्यालय स्तर पर हो, नगर पालिका स्तर पे हो, जिला पंचायत स्तर पे हो और विधानसभा, यानी कि लगभग हर क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। और सांसद के लिए भी हम डॉक्टर शिव कुमार जी डहरिया के लिए जी जान से लड़े हैं और इसका परिणाम भी वो अनुभव काम आ रहा है, और उस अनुभव का लाभ लेते हुए जांजगीर चांपा विधानसभा में जिस प्रकार की जनता ने हमें अपना जनप्रतिनिधि चुना, हमारा भी प्रयास है कि यहाँ से वह रिजल्ट पुनः दोहराया जाए। व्यास जी, आप तो जांजगीर चांपा को बड़े करीब से जानते हैं, आप यहीं के रहवासी हैं। कैसे देखते हैं, क्या समीकरण है यहाँ पर अलग अलग समाजों का? देखिए, सामाजिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तो अब रही नहीं। अब तो मोदी की बात आती है। मोदी का परिवार, चाहे घरों पे हो, गाड़ियों पे हो, तो अब मोदी के साथ हमारी लड़ाई जिस ढंग से है। और मोदी जी सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हम भी सनातनी हैं और हम भी हिंदू हैं। पर हिंदुओं में भी जो विभिन्न जाति और के वर्ग के लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओबीसी वर्ग हो, चाहे हमारे सामान्य भाई हो, अभी मोदी परिवार, देश के प्रधानमंत्री को मैं तेली हूं या मैं साहू हूं कहने की क्या जरूरत पड़ती है जब हिंदू की बात आती है। तो जाति के आधार पर अपने समाज के लोगों को अपने पाले में लाने का प्रयास करती है, पर काम समाज के लिए नहीं करते। काम करेंगे तो दूसरों के लिए। और रही बात समाज की, अन्य समाजों की, तो अब जनता समझदार हो गई है। समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी समझदार हो गए हैं और उसी का परिणाम था कि हमारे जांजगीर चांपा जिले में सभी समाज के लोगों ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पे, जो वो उन्होंने सभी समाज को भवन के लिए या जमीन जो उस समय दिए थे, उसका ही परिणाम रहा कि सभी वर्गों का समर्थन लेकर हमारे जिले के 6 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। और वह स्थिति पे परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा है, बल्कि उसमें प्लस और आते दिख रहा है। क्योंकि वर्तमान में जिस ढंग से मोदी परिवार ये बोलता है कि 400 पार, संविधान पर वार, तो जो संविधान से लाभ पाने वाला जो है वर्ग, वह समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगा है कि भविष्य में अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी तो इसलिए वो ज्यादा सतर्क हैं और वैसे वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ देने के लिए वो तैयार है। परिणाम और बेहतर आएगा। एक तरफ अगर हम लोगों की बात करें, जातिगत भी आप देखें तो अभी भी लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे होते हैं, शिक्षा के मुद्दे होते हैं, सड़क के, लेकिन दूसरी ओर देश में बात होती है धर्म की, बात होती है हिंदुत्व की, बात होती है भगवान श्री राम की। इसे किस प्रकार आप लोग देखते हैं? देखिए, मेरे से बड़ा तो कोई कट्टर हिंदू रहा नहीं है। संघ का द्वितीय वर्ष का समसेवक हूँ। द्वितीय वर्ष मैंने प्रशिक्षण प्राप्त की है। कार सेवा इलाहाबाद से लेकर अयोध्या तक भी गया हूं। परंतु खाली धर्म से नहीं चलेगा देश। देश में
सभी धर्म के लोग रहते हैं। निश्चित रूप से बहुलता हिंदू समाज की, सनातनी समाज की है, इस्लाम भी यहाँ है, ईसाइयत भी यहाँ है, जैन भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है। तो धर्म अपनी जगह है, धर्म को धार्मिक रूप से अपने अनुयायियों को काम करने दे, परंतु धर्म को चुनाव पे ना लाएं। और रही बात जातियों की, तो सब जाति भी अपने आप को संगठित और समझदारी से काम करना चाह रहे हैं। खास करके मैं ओबीसी वर्ग से बिलोंग करता हूं, तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए चिंतन करने के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने 27% का आरक्षण प्रस्ताव पास किया था। मैंने विधानसभा में इस बार उठाया भी था और मैंने मोदी परिवार के लोगों को कहा था कि आपकी अब तो सरकार है केंद्र पे और राज्य में, राज्यपाल भी आपके हैं, सहमति आपने भी सदन पे दिया था। अब उस फाइल को निकालिए और राज्यपाल से दस्तखत करके हम जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को, हमारी आबादी 52% से अधिक है, 27 मांग रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा मांग रहे हैं। और कांग्रेस इस बार बोल भी रही है कि भाई हम इस बात का जिम्मेदारी लेते हैं, न्याय की बात करते हैं कि भारत में जातिगत जनगणना कराएंगे और जातिगत जनगणना के आधार पर उनके विकास के लिए ध्यान देंगे, जो कि भारत के लिए आवश्यक है। मैं खुद देखता हूं एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि भारत की आजादी के बाद लगातार यह स्थिति आई है कि उच्च वर्ग के लोग, यानी कि जो पैसे वाले हैं, धनी है, वो धनी होते जा रहे हैं और गरीब है आज वहीं के वहीं है। देश के 1% जो लोग हैं उनके पास 40% की हिस्सेदारी, 10% के लोगों के ऊपर 90% की हिस्सेदारी और 90% वही गरीब गुरबे के लोगों के पास देश के मात्र 10% की हिस्सेदारी है। ये कितने भी समता नहीं होनी चाहिए, विषमता को दूर करना है, भारत के सभी लोगों को उत्तरोत्तर प्रगति करना है, ऐसे विचार राजनीतिक दल वाले को लाना चाहिए। और भाजपा ने तो अपने मित्रों के लिए ही काम किए हैं। और तो ये कहावत है, मैंने उस दल पे रहा है कि जैसे चाणक्य ने कहा है कि जिस देश के राजा व्यापारी उसकी प्रजा क्या क्या बोले हैं, नहीं बोलूंगा मैं, तो समझदारी की बात है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और वो हो भी रहा है। इसीलिए इस देश में जिस प्रकार से अभी शासन व्यवस्था की जा रही है, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब यह लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो भी सत्ताधारी दल है, तो वर्तमान में मोदी की सरकार विगत 10 वर्षों से है और मोदी जी जिस वचन को लेकर जनता से जन समर्थन लिए, तो उसकी उपलब्धि बताए कि महंगाई कम कर दिए, बेरोजगारी कम कर दिए, काला धन ले आए, 15 करोड़ 1500 लाख रुपया खाते पे डाल दिए। कहां पे कुछ हुआ है कि काले धन ले आए, बल्कि यहाँ के काले धन वाले देश को लूटकर बाहर चले गए उनके शासन में। इस विषय में बात नहीं करेंगे, न सिलेंडर की बात करेंगे, न किसानों की उन्नति की बात करेंगे। एमएसपी को भारत देश में एक साथ लागू करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की कमेटी बनी, तो स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न दे दिए, उनको मरणोपरांत। परंतु हम किसानों का दुर्भाग्य है कि हम किसानों के लिए, एमएसपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं सोचते। आज किसान इतने बड़े, भारत का बड़ा आंदोलन, 800 से अधिक किसान शहीद हो गए और ये बात करने को तैयार नहीं है मोदी सरकार। ये वास्तव में मैं आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं, ना कि मैं कांग्रेस से मिले के नाते, जनता को भी सोचना पड़ेगा। और जिस ढंग से जनता के बीच में दूसरों को खलनायक बनाना और अपने आप को लायक बनाना, यह काम हुआ है, परंतु जनता के हित के लिए काम नहीं कर पाई है सरकार। मीडिया में जितना भी आ जाए, जब खोलो टीवी तो वही दिखते हैं, तो अकेले चेहरे दिखने से नहीं होने वाला है। जनता अपने रोजी रोटी, अपने उदर पोषण के लिए भी संघर्ष कर रही है। आज भी रोटी कपड़ा मकान के लिए जनता संघर्ष कर रही है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी उसके लिए चाहे वर्तमान सरकार रहे चाहे पूर्ववर्ती सरकार रहे, उतना काम नहीं कर पाए। इसी का कारण है कि आज भी देश में लोगों की प्रति असमानता है, विकास उस ढंग से नहीं हो पाया है। आप देख लीजिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इस बात को विद्वान लोग बताते हैं। पर आप कश्यप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छे से जातिगत समीकरण को समझाया भी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं और इसी दौरे पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी
का जो आरक्षण है उसे काट कर किसी विशेष वर्ग को, अपने वोट बैंक को लाभ पहुंचाना चाहती है। आप ये बताइए, वास्तव में कांग्रेस का तो सबसे बड़ा वोट बैंक SC ST है, और कांग्रेस यहाँ पे पिछड़ी है तो उसका मात्र कारण है ST ST वर्ग। मान्यवर कांशीराम जी ने जिस बात को कहा कि देश की 85% जो जनता और 15% की जनता के बीच में आप, वो सीधा कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और आज उसी बात को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे है, इसीलिए वो जातिगत जनगणना कराना चाह रही है। क्यों? कि भाई जिनकी जातिगत जनगणना आ जाए, किस वर्ग के लोग क्या हालत है, उनकी आर्थिक उन्नति किस हिसाब पे है, यह बातें आ रही हैं। इस विषय पे सब राजनीतिक दलों को विचार करना पड़ेगा, तभी जाके उन्नति होगा। पेट में दर्द क्यों मचा है? किनके पेट में दर्द है? बीजेपी के पेट में दर्द क्यों मचा है? क्यों वो बीजेपी आरोप लगा रही है कि विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना है? देखिए, विशेष वर्ग नहीं, देश के वो भी नागरिक है, 22 करोड़ वो भी है इस देश में, वो भी तो भारत के नागरिक है ना। कहीं पे कोई बात आती है, बोले भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, नहीं कहोगे तो पाकिस्तान जाओ। अरे कितने पाकिस्तान और कितने बांग्लादेश बनाओगे? पूर्वोत्तर की आप स्थिति संभाल नहीं पा रहे हो, मणिपुर आज जल रहा है, इस विषय पे कोई बात करने को तैयार है? माननीय हमारे मोदी जी एक भी गए हैं क्या मणिपुर? वो खाली ललाने की बात करते हैं, अभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, और वो मुसलमानों के खिलाफ में आप आग उगल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी मुसलमान भाई भी हमारे भाई हैं, मैं संघ के समसेवक में रहा हूं, मैं जानता हूं, और इस बात का मुझे एहसास हो रहा है, हम सब एक हैं, सबके खून एक बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे हिंदू धर्म में ही, सनातन धर्म में भी ये आज स्थिति है, आज के दिन में, आजादी की 75 वर्ष बाद भी, कि एक कुएं से हम एक साथ पानी नहीं पी सकते, एक तालाब के पचरी में एक साथ नहीं नहा सकते, एक रामायण मंडली में वो अनुसूचित जनजाति जाति का भाई हमारे साथ बैठकर रामायण नहीं गा सकता, मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते। कहां पे समानता की बात है? वोट लेना हो तो हम हिंदू, और उसके बाद छुआछूत खत्म हुआ है क्या? छुआछूत खत्म हुआ है क्या? पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया है? क्योंकि आप जान रहे हो कि हमारे वोट नहीं है, ये बसपा को वोट जाते हैं या कि कांग्रेस को वोट जाते हैं, उनकी सोच इस प्रकार से बनी हुई है। इसीलिए आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रगति जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, और दुर्भाग्य है, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, परंतु हमारी चिंता करने के लिए बीजेपी बोलती भली है परंतु काम नहीं करती। यहाँ के जो थिंक टैंक है, मैंने रहा इस दल पर, मैं जान रहा हूं कि यह थिंक टैंक व्यवसायी वर्ग के लोग पहले रहते थे, उद्योगपति, जब तक स्टेट लेवल पे रहता था, तो इनके चाहे जिला पे नेता हो या स्टेट लेवल के नेता हो, उद्योगपति ही पार्टी का निर्धारण करते थे, उनकी कृपा से पद पाते थे और उनकी कृपा से टिकट पाते थे। और आज के दिन में जब देश पे मोदी की राज आ गई है, तो मोदी तो व्यवसायी है, उनके मित्र व्यवसायी हैं, बेचने का काम वो स्वयं कर रहे हैं, खरीदने का काम वो मित्र कर रहे हैं। इस बात को मैं नहीं कर रहा हूं, सारे जनता समझते हैं इस बात को, और इसीलिए मोदी जी की गारंटी इस बार काम आने वाली नहीं है। चाहिए यह कि आप अपने मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपया जो कर्ज माफ किया है ना, हम किसानों के लिए उतना काम करते तो बेहतर परिणाम आता। दुर्भाग्य है, आज इस देश में किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, किसानों को हम प्रगति करेंगे, परंतु किसान आज भी संघर्ष कर रहा है। हमारे किसानों के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, नागर, कोपर, केचमिल, जितने भी हमको कृषि यंत्र है उस पे 18% GST, हमको खाद डालना है उसमें GST। अरे हमसे तो आप पैसा जितना ले रहे हो और लॉलीपॉप टाइप का हमको 3 महीने में 2000 दे रहे हो, उसमें भी जनता को, सभी किसानों को नहीं मिल रहा है, सभी किसानों को नहीं मिल रहा है। कभी कोई किसान को मिलता है, कभी कोई किसान को मिलता है, और उसमें भी क्राइटेरिया बना दिए हो, तो ये उचित बात नहीं है। मलाई खाली आप ही लोग मत खाओ। भारत देश के छत्तीसगढ़ सहित भारत की जनता समझदार हो गई है, परिणाम आप इस बार देख लीजिएगा, इसीलिए घबराए हुए हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है, कांग्रेस को कहीं वो मान ही नहीं रही है कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, वो भी टक्कर दे सकती है बीजेपी को। बीजेपी की बात कौन कर रहे हैं? यहाँ तो मोदी की गारंटी और मोदी की बात करता है। अभी मैं आया हूँ जिस होटल में आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, वहीं पे एक कार में देखा हूँ, उसके मालिक के मेरा परिवार मोदी का परिवार, तो मोदी की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात अब कोई भाजपा वाले कर नहीं रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वो घर बैठ रहे हैं, और जिनको छीनकर कांग्रेस से, समाजवादी से, अन्य दलों से जो लेके आ रहे हैं ना,
वो अब बीजेपी को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिएगा इसके परिणाम क्या होगा करके। मैं चूंकि जनप्रतिनिधि हूँ, सबके साथ मेरा बैठना होता है। वो तथाकथित जितने भी लोग जा रहे हैं अभी अन्य दल से छोड़कर, भाजपाई व्यतीत है और मोदी परिवार खुश है। 400 पार का नारा क्या होगा? 400 पार फेल है। अरे जब कोई गारंटी फेल हो गई है तो 400 कहाँ पे फेल हो? कहीं पे कोई बात ही नहीं है 400। देख लीजिएगा, देश में लोकतंत्र मजबूत है। बीजेपी अगर मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए, देश में लोकतंत्र मजबूत है। आप भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी भी 414 सीट लेकर आ गई थी देश में। उसके बाद कितना मिला था? 189। तो 414 से इतना नीचे गिर गया। दूसरी बार सरकार बदल गई, 303 इनका चरम है। 370 का सपना देखना भूल जाए। जितना इनका हिस्सेदारी है तो पा चुके हैं, जितना इनका हिस्सेदारी वो पा चुके हैं। और इसीलिए प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव का जो रुझान आया है उससे वो घबरा गए हैं। तो दर दर भटकना प्रधानमंत्री को नहीं पड़ता। अन्यथा प्रधानमंत्री पहले भी हमने देखा है इतने लंबी राजनीति में, किसी प्रदेश में एक बार आ जाते थे तो पूरे प्रदेश में उनका संदेश चला जाता था। और अब तो ये हर लोकसभा और एक लोकसभा में 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम दे रहे हैं। तो ये तो खाली क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट गुरु है। मैनेजमेंट, मोदी जी मैनेजमेंट है, अपने आप को बताना। और अब तो ये बात आ गई है, मोदी परिवार के लोग, पार्षद का चुनाव होगा तो मोदी, जनपद पंचायत जिला परिवार का होगा तो मोदी, विधानसभा में मोदी और लोकसभा में मोदी। मैं भी टीवी में विज्ञापन देख रहा था कि आप मोदी को वोट दो। अरे चुनाव कौन लड़ रहा है उसको तो देखो, हर जगह मोदी। अरे मोदी ग्रेट मैन है क्या? अब ग्रेट मैन होते, अगर वो काम करके सिद्ध करते, गरीब गुरुओं के लोग की चिंता करते, तो निश्चित रूप से सब स्वीकार करते। आज बड़े वर्ग के लोग ही मोदी की बात सुन रहे हैं, और चूंकि वो उनके अनुयायी हो गए, अंधभक्त हो गए। और अंधभक्त तो अगर होना है तो देखिए, व्यास कश्यप जी ने तो अपने हाथ जोड़ लिए हैं और उन्होंने कहा कि किसका मैनेजमेंट कितना बढ़िया होगा और इस लोकसभा में कौन अपने मैनेजमेंट को सफल बना पाएगा, ये देखना होगा। हालांकि इनसे बहुत सारी बातें करने का और इच्छा हो रही है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी अपनी बातों को कैसे रखना है, जनता को कैसे समझाना है, ये कोई इनसे सीखे। फिलहाल आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ, मेरे सहयोगी मनीष के साथ। मैं निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा।